और विदेशों में इसका हैंडलूम का प्योर जो हमारा लिनन फैब्रिक होता है, हैंडलूम है, इंडियन एम्ब्रॉयडरीज है, इसकी बहुत डिमांड है। बहुत सारे कनाडा में स्टोर्स हैं जो इंडियन स्टोर्स है, जहाँ एथनिक वेयर सेल होता है, तो वहाँ इंडियंस के अलावा विदेशी जो कम्युनिटी है उनमें भी इसकी डिमांड है। सिंथेटिक तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। एक अभी मार्केट में नया फैब्रिक आया ब्लैंड, उसे कॉटन ब्लैंड कह के सेल होता है, लेकिन वो प्योर सिंथेटिक होता है। इस इंडस्ट्री में पता है अंकित जी, स्किल्ड और प्रोफेशनल्स नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जनरेशन से चली आ रही है, तो वही लोग है, आज पापा बैठे हैं फैक्ट्री में, फिर उनका बेटा, वो जो उन्होंने पापा से सीखा वो उन्होंने अप्लाई किया। जीवन की ना दो मूलभूत जरूरतें होती हैं, एक होते हैं रोटी और एक होता है कपड़ा। मकान भी होता है बट वो आजकल ईएमआई पे आ रहा है, तो उसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम दोनों चीजों को कवर करेंगे, कैसे कपड़ा के थ्रू लोग रोटी भी कमाते हैं और कैसे रोटी कमाने के लिए कपड़े की महत्वता है। तो हमारा सौभाग्य है आज ध्रुवी टेक्सटाइल से पूजा महेश्वरी जी हमारे साथ हैं, जो कपड़ों के निर्माण कार्य में जुड़ी हुई है। बहुत योगदान है उनका इसमें, इस पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और भारतीय सभ्यता में जो कपड़ों का महत्व है उसको आगे ले जाने का पूरा प्रयास कर रही हैं वो। तो ध्रुवी तो पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप हमारे सभी दर्शकों के लिए एक बार थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आपने शुरुआत करी और क्या क्या चीजें थी आपके दिमाग में जब आप ये शुरू कर रही थी। जरूर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका धन्यवाद फॉर हैविंग मी हियर टुडे। तो मेरा नाम पूजा महेश्वरी है और ध्रुवी टेक्सटाइल नाम से हम अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन कर रहे हैं ईस्ट दिल्ली में। तो हम राजस्थानी हैं, बेसिकली मारवाड़ी। तो आई बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास राजस्थानी मारवाड़ी टिपिकल फैमिली, जहाँ पे जनरली लड़कियाँ बहुएं काम नहीं करती है, ठीक है। लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली शिफ्ट हुई। आई हैव एम्पल ऑफ टाइम, क्योंकि सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो मैंने अपना जो टाइम था वो अपनी स्किल सीखने में लगाया। मेरे हस्बैंड का भी कपड़े का ही काम है, ही इज़ अ क्लोथ कमीशन एजेंट, तो मैं उनके लिए उनकी अकाउंटिंग करती थी पहले। देन बच्चे हुए, देन आई इंडल्ज माई सेल्फ इनटू मदरहुड ओनली। फिर बच्चे बड़े हुए, देन वी स्टार्टेड इन 2016 दिस ध्रुवी टेक्सटाइल। इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। पहले हम मार्केट का जॉब करते थे, लाइक होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको अपने लिए कुछ बनवाना था, भी हम बना के देते थे। फिर हमने सोचा कि अपने सर्वाइवल के लिए भी और अपने देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन हम करना चाहते हैं थ्रू दिस इंडस्ट्री, वहाँ हमारी लैकिंग है। देन वी स्टार्टेड आवर ओन ब्रांड DT, जिसके अंडर हम प्योर कॉटन फैब्रिक को लेकर हमने इसको स्टार्ट किया, क्योंकि मार्केट में सिंथेटिक भरा हुआ है और हम सब जानते हैं जो टेक्सटाइल वेस्ट है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं होता है, जो सिंथेटिक yarn होता है, थ्रेड होता है। Then we started this petticoat concept in pure cotton material, that साड़ी शेपर्स जो women's के बॉटम वेयर्स हैं, फर्स्ट तो कंफर्टेबल होते हैं, सेकंड आपकी स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं, और थर्ड एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं। तो वी स्टार्टेड दिस 4 years back and now we are a full-fledged running manufacturing unit for women apparels. वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सर। अच्छा मैम, ये बताइए कि अब थोड़ा सा हम इस टॉपिक पे आते हैं जो आज हमारा टॉपिक है, भारतीय कपड़ों के बारे में। तो जो भारतीयों के कपड़े होते हैं, जो हमारी शैली है, जैसे आप तो जानती हैं कि हमारे यहाँ तो इतने सारे अलग अलग प्रदेश हैं, सबके यहाँ अपना अपना कपड़ा है और पूरा में पढ़ाया भी जाता है, सबकी क्लोथिंग स्टाइल अलग है। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे क्लोथिंग ब्रांड्स को या हमारे जो भारतीय तरीका है कपड़े पहनने का, उसको कैसे लिया जाता है? इंटरनेशनली जो भारतीय परिधान है, बेसिक हम शुरू करते हैं साड़ी से, ठीक है। एक भारतीय महिला के लिए साड़ी का बहुत महत्व होता है, और हम हर प्रदेश की भी देखें ना, गुजरात की आप पाटन पटोला ले लो, तमिलनाडु से कांजीवरम, वाराणसी की बनारसी, राजस्थान के गढ़चोला या बांदी, हर कोई साड़ी में ही एक अपनी पहचान बनाए हुए है। और विदेशों में इसका हैंडलूम का प्योर जो हमारा लिनन फैब्रिक होता है, हैंडलूम है, इंडियन एम्ब्रॉयडरीज है, इसकी बहुत डिमांड रहती है। लेकिन उससे पहनने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हम यहाँ साड़ी पहनते हैं, वहाँ वो उस फैब्रिक के गारमेंट्स परिधान बना के पहनते हैं। लेकिन विदेशों में भारतीय प्रिंट्स की, भारतीय एम्ब्रॉयडरी की बहुत डिमांड है, क्योंकि हम बहुत कलर्स यूज करते हैं टेक्सटाइल में, जो पूरे विश्व में किसी भी देश में इतने कलर्स, इतने प्रिंट्स यूज नहीं होते। तो डेफिनेटली इंडियन जो हैंडलूम है, इंडियन टेक्सटाइल है, इट्स बूमिंग इन वेस्टर्न कंट्रीज टू। वेरी नाइस। और मैम, आप मतलब ये क्यों बूम कर रहे हैं? मतलब क्या खासियत आपको लगता है कि जो हमारा कपड़ा है वो बाकियों से कैसे बेहतर है और कैसे सिंथेटिक से
के मुकाबले हमें इंडियन फैब्रिक्स की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हैंडलूम सिर्फ और सिर्फ भारत में बनता है। एब्सोल्युटली। जो मैनुअल हाथ से जो वीविंग होती है यार्न की, हाथ से कढ़ाई, हाथ से पेंटिंग, ये सिर्फ भारतीय परिधानों में होता है। बाकी सब जगह पावर लूम्स चलती हैं। दूसरा, हम कॉटन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। तो इसीलिए हम दूसरों से अलग हैं, क्योंकि हमारे पास हैंडलूम है। दूसरा, हमारे पास जो प्रिंट्स है डिफरेंट, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया, बाटिक, कलमकारी, टाई एंड डाई, बहुत तकनीकें हैं अलग अलग तरह की जो हम यूज करते हैं, वो और किसी भी देश में यूज नहीं होती है। तो भारत से जब कोई लेना चाहता है, भारत से जब निर्यात होता है, तो दे हैव वैरायटी ऑफ प्रिंट्स, दे हैव वैरायटी ऑफ कलर्स एंड दे हैव वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स टू। और सस्टेनेबल होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं एंड डेफिनेटली स्टाइलिश होते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हमारे जितने भी साथ हमारे साथ जो जुड़े हुए पॉडकास्ट में, उनकी जानकारी के लिए थोड़ा बताता हूँ कि भारतीय कपड़ों का एक महत्व इसलिए भी है, या मतलब कहीं पे भी कपड़े का क्या महत्व है उसको इस बात से समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ कपड़ा ही बेचने आई थी और धीरे 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 पूरे देश के ऊपर राज कर लिया। और हमारे तो पूरी स्वतंत्रता की जो जर्नी है ना, जो पूरा संग्राम हमने लड़ा, उसके अंदर कपड़े का बड़ा ही अजीब सा महत्व है। अगर आप याद करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जब विद्रोह किया था तो वो खादी बेचना चाहते थे वॉइस रॉय को। हाँ। और महात्मा गांधी ने तो खादी बनाई थी, पूरा का पूरा मूवमेंट ही इसके ऊपर था। तो लेकिन अब आज की जनरेशन में मैं क्या देखता हूँ मैडम, कि अब तो मैं बहुत कम लोग देखता हूँ जो खादी का कुर्ता पहनते हैं, या इवन वुमेन्स भी साड़ी को काफी अवॉइड करने लग गई हैं, क्योंकि थोड़ी सी पहनने में दिक्कत भी होती है, समय का भी वो है। और विदेशी कपड़ों ने धीरे धीरे हमारे लाइफस्टाइल के अंदर अपनी जगह ले ली है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप मेरे को बताइए, इंडस्ट्री का इस बात पे क्या स्टैंड है कि आप वाकई अभी आज देशी प्रधान जो है, जो कपड़े हमारे, कुर्ता है, धोती है, ये सब बिकते हैं, या सब अब तो सब वेस्टर्न ने पूरा ओवरटेक कर लिया धीरे धीरे? पूरा नहीं किया, लेकिन हाँ, इंडिया में वेस्टर्न कल्चर का बहुत प्रभाव रहता है, हमेशा से रहा है, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आके गई है। Absolutely. लेकिन हैंडलूम से लोग इसलिए भी किनारा कर रहे हैं कुछ मामलों में, क्योंकि हैंडलूम पूरा मैन्युअली बनता है, ये जैसा वीविंग हाथ से होती है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। दैट्स व्हाई इट्स अ बिट एक्सपेंसिव रादर देन पावरलूम प्रोडक्ट्स। तो कुछ कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, तो शायद इसलिए लोग रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ जाते हैं जो पावरलूम्स पर बनते हैं। पर ऐसा नहीं है कि पावरलूम्स पर केवल सिंथेटिक बनता है, कॉटन भी बनता है, लिनन भी बनता है, सिल्क, जो बहुत वैरायटी ऑफ सिल्क पावरलूम्स पर बनते हैं। अब तो बनारसी भी पावरलूम पर बनता है। तो पीपल आर लुकिंग फॉर सम चीपर तो नहीं कहूंगी, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस, क्योंकि गारमेंट में क्या होता है ना, आजकल जो लोगों में टेंडेंसी हो गई ना, हर एक ओकेजन के लिए एक नया कपड़ा चाहिए। Absolutely. ये सबसे मुझे लगता है बैड इम्पैक्ट है गारमेंट इंडस्ट्री का। हमें सस्टेनेबल तरीके अपनाने चाहिए। हमारी दादी, नानी, मदर इन लॉ के बहुत सुंदर, बहुत हेरिटेज अच्छी साड़ियां पड़ी है, वी शुड यूज देम। हम उन्हें एज इट इज पहने, हम उन्हें रिसाइकल करके पहने, अगर हमें कुछ स्टाइलिश उससे परिधान बनाना है तो। ये थोड़ा सा अगर यूथ या आज की जनरेशन सोच लेना कि हम अपने पुराने कपड़ों को ही रिसाइकल करें, तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, हमारी पॉकेट्स के लिए भी अच्छा है, एंड डेफिनेटली इट्स अ गुड इनिशिएटिव। इसमें क्या है ना, कि मेरे को लगता है शायद इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा रोल है। वो क्या है कि जो कपड़ा हमने फोटो डाल दी, फिर लेडीज कहती है ये कैसे डालूं, इस पे तो इतने व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं। सो राइट। तो हमें व्यूज की ध्यान नहीं रखना चाहिए, अपने कपड़े को बेस्ट यूज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक मैम ने कहा। और ऑब्वियसली जैसे कि मैम ने पहले ही बताया, सिंथेटिक खास तौर पे जो हम पहनते हैं वो मतलब वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में से एक है। और अभी तो आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रम्प भी आ गए, उन्होंने भी कहा खुल के बनाओ। बीच में वो बैन कर रहे थे, बट अब वो कह रहे नहीं ठीक से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी पोल्यूशन बचाओ। सो कोई वो नहीं है। लेकिन भारतीय कपड़ों में जो खासियत है, उसमें पोल्यूशन बहुत कम से कम बचाया जाता है। बहुत बढ़िया। राइट। अर्थव्यवस्था पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब आपके हिसाब से? कि हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, बॉम्बे डाइन और ये सब हमारे बिल्कुल इनिशियल जो जाइंट्स थे, सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलते हैं। सो ओवरऑल आपके हिसाब से अर्थव्यवस्था पे क्या इम्पैक्ट रहता है कि हम विदेशी कपड़े लें या भारतीय लें? अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत देश का 6 नंबर पर आता है टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, वर्ल्ड का, सॉरी, ठीक है। तो वर्ल्ड में हम 6 नंबर पे स्टैंड करते हैं इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल आफ्टर चाइना। लेकिन कॉटन में आज भी हमें कोई बीट नहीं कर पाया, वी आर द नंबर 1 इन कॉटन एक्सपोर्ट।
और जीडीपी की अगर हम लेकर चले इकोनॉमिक, तो 2.3% ऑफ जीडीपी इज फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओनली, और सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हर सेगमेंट पर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, चाहे आप मशीन्स पर काम हो रहा है तब भी हमें ह्यूमन लेबर वहाँ चाहिए। तो इन दिस काइंड लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करती है। और एब्सोल्युटली, मेरे जितना को भी लगता है कि सस्टेनेबल भी है, इसमें कोई ऐसा एग्जैक्टली, नहीं। इट्स अ लॉन्ग रन Long run. इंडस्ट्री ऑफ कोर्स, क्योंकि कपड़े की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। एब्सोल्युटली, इट्स अ थ्राइविंग इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज धीरे धीरे नीचे आती है, लेकिन यही एक ऐसी इंडस्ट्री है हाँ कि आदमी है तो कपड़ा तो है ही है, उसकी तो बिल्कुल। कोई, ठीक है ना, रोटी और कपड़ा जैसे हमने पहले कहा, हाँ इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, राइट। जैसे कि अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि एप्पल के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम हो गई है धीरे धीरे, हाँ और इवन वॉरेन बफेट ने वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली है। सो देखिए कि कितनी तेजी से चढ़ी हुई कंपनी, और हम अचानक कह रहे हैं कि शायद वो नीचे जाने वाली है, बट टेक्सटाइल में ऐसा अक्सर नहीं नहीं होगा। वेरी नाइस। तो मैडम, जो इंडियन टेक्सटाइल है, जैसे अभी आपने कहा थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है क्योंकि हम लोग हाथ से बनाते हैं ये वो, तो हाथ से बने हुए कपड़े और मशीन से बने हुए कपड़े में क्या फर्क होता है? लागत के अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, लाइफ किसकी बेटर रहती है? ऑफ कोर्स हैंडलूम की। हैंडलूम की लाइफ बेटर रहती है, सस्टेनेबल है, लाइफ बेटर होती है। राइट। और भारत में तो मेरे ख्याल से कई तरह के हैंडलूम्स बनते हैं, अलग अलग जगह पे, बहुत बिल्कुल, सारे। हर स्टेट का अपना एक हैंडलूम है, अलग स्टाइल है बनाने का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हमें ऑब्वियसली हैंडलूम्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, वो हाँ सस्ता पड़ सकता है हमें ऑफ शायद। कोर्स, अगर इसे इस तरह देखा जाए ना, अगर आपने हैंडलूम की एक साड़ी ली है, आपकी जनरेशन उसे पहनेगी। यही आप एक मार्केट से जो सिंथेटिक साड़ी ले आएंगे, आई थिंक 4 या 5 बार आप अकेले पहन पाएंगे उसे। तो इसे अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो हैंडलूम इज सस्टेनेबल। थोड़ा एक्सपेंसिव एक बार लगता है, लेकिन कहते हैं ना महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। Absolutely. वो ये यहाँ सटीक बैठता है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हैंड हाँ। वीवन हो तो ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट हम सबको प्रण लेना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन हम केवल हैंडलूम पहने, वेरी देश के लिए। एब्सोल्युटली। हाँ हमारे किसान जो फैब्रिक उगाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादातर फैब्रिक जो हमारे यहाँ बनता है वो सब उगाया जाता है कॉटन से और खादी से एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो बहुत जरूरी है कि हम उनके लिए योगदान दें, और ये बहुत अच्छा मैम ने कहा कि दिन में आप ये सोचिए कि हफ्ते में एक दिन तो जरूर पहने, राइट। हम सब ऑफिस जाने वाले हैं, हम लोग कई बार कहते हैं बड़ी शर्म आती है हमें कुर्ता पहन के जाते हुए, ऐसे पहले तो नहीं आनी चाहिए, हाँ, पर चलिए there is आती no भी है तो shame. कोई बात नहीं, कम से कम आपकी जिस दिन छुट्टी है उस दिन आप कोशिश करें कि हमारी बिल्कुल। इकोनॉमी में योगदान करें। बहुत बढ़िया, बहुत। और मैं देखता हूँ ये शर्म ना हम लोगों को ही ज्यादा आती है। आप कभी देखिए विदेश से जो सारे पर्यटक आए होते हैं, वो आप देखिए बढ़िया हाँ, यहाँ पे आते हैं, वो कुर्ते धोती वुर्ते फ्लॉन्ट करते खरीदते हैं हैं, यहाँ आके। राइट। बिल्कुल, उन्हें बहुत हमने अच्छा बिल्कुल लगता छोड़ है कि दिया है। धोती पहन रहे हैं, हाँ साड़ियां पहन रही हैं उनकी, और आप देखिए जगह जगह पे फोटो खिंचवा रहे होते हैं अलग अलग वो डाल के। अच्छा मैम, विदेशों से भी हमारे इंडियन ये जो प्रावधान है इनकी डिमांड आती रहती है, कुछ है, या बस वो जब यहाँ आते हैं यहीं पे शो ऑफ करते हैं? हाँ, मतलब इंडियन जो एथनिक अटायर है उसकी उतनी डिमांड नहीं है विदेशों में। इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है वो होता है केवल रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल इन द सेंस अनफिनिश्ड गारमेंट, फैब्रिक ओनली। कपड़े हम अच्छे कपड़े बनाते हम हैं, अच्छे बनाते हैं, वो यहाँ से कपड़ा लेके वो अपने परिधान वहां बनाते हैं। लेकिन अब जो भारतीय विदेशों में बसे हैं ना, उन्होंने वहां स्टोर्स ओपन किए, बहुत सारे कनाडा में स्टोर्स हैं जो इंडियन स्टोर्स है, जहाँ एथनिक वेयर सेल होता है। तो वहाँ इंडियंस के अलावा विदेशी जो कम्युनिटी है उनमें भी इसकी डिमांड है। वेरी नाइस। तो धीरे धीरे वो डिमांड बढ़ रही है। राइट राइट। मैं कभी कभी वृंदावन वगैरह जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ सारे गोरे जो है धोती में घूम रहे हैं, और हमें इतनी शर्म आती है, ओ माय गॉड, धोती दीदी पहन रखी है हमने। एग्जैक्टली। सो थोड़ा सा शर्म को छोड़ो यार, अपने हमारा कल्चर है, लोग उसको अच्छा से प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें और ज्यादा करना चाहिए। ऑफ कोर्स करना चाहिए। राइट, बिल्कुल। और जैसा कि मैम ने कहा, अगर आप रोज नहीं भी पहन सकते, हफ्ते में एक दिन जरूर ऐसा रखिए कि ये आज तो मैं सिर्फ भारतीय प्रावधान में ही बाहर निकलूंगा, और उस दिन तो कम से कम अकड़ के साथ कहिए वी ऑल आर इंडियंस। यस। अच्छा मैम, ये तो हो गई एक जनरल बात है। आपके हिसाब से आजकल वैसे यूथ क्या चीज ज्यादा प्रेफर कर रहा है? मतलब पारंपरिक डिजाइन जो है उसी की डिमांड ज्यादा रहती है, या फिर अब सब मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज्यादा चले गए हैं और उसी की डिमांड आपके हिसाब से ज्यादा रह रही है? एक बड़ा सेगमेंट है जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ गया है, उन्हें चाहिए रोज नया। ठीक है, जो कॉलेज गोइंग है या रोज ऑफिस जा रहे हैं, उन्हें रोज नया कपड़ा चाहिए। तो वो चाहते हैं कि कुछ तो हटके हो, कुछ नया हो, और मैं सबसे अलग दिखूं भीड़ से, ये सबकी डिमांड रहती है। तो ये सब यूनिकनेस के लिए लोग
गारमेंट्स को थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव लेना चाहते हैं। जो मैं शुरू से अभी तक कह रही हूँ, सिर्फ गारमेंट का जो डिक्लाइनिंग पार्ट ये है कि लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए, और इसीलिए दे जनरली स्विच टू सिंथेटिक ऑप्शंस, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉटन ऑफ कोर्स महंगा होता है, बट इट इज चेंजिंग फॉर इन अ सेगमेंट जहां 30+ 35+ के जो लोग हैं वो सस्टेनेबल फैशन की तरफ जा रहे हैं। खादी के शर्ट्स भी बहुत पॉपुलर हैं अभी। अभी मैं लास्ट ईयर जब प्रगति मैदान में फेयर लगा था, आई वेंट देयर, तो 80% जो शॉप्स थी ना, दे आर रिगार्डिंग लिनन, खादी एंड सस्टेनेबल, यू नो, जो हमारा कैनवस फैब्रिक होता है, इट इज वेरी बूमिंग। पहले बैड लिनन में भी सिंथेटिक आ गया था, लेकिन अब सारा कॉटन, बॉम्बे डाई का जो कॉटन है, इट इज लाइक वेरी लाइकिंग बाय पीपल। राइट, धीरे धीरे अवेयरनेस वापस आ रही है रही लोगों है, की, और वो हाँ, समझ रहे हैं कि इसकी जरूरत है हमें। बिल्कुल है। राइट राइट राइट। सो अभी जैसे सिंथेटिक लोग पहनते हैं, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्किन की रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही है। तो आपके हिसाब से स्किन फ्रेंडली सबसे बेस्ट फैब्रिक कौन सा होता है? जिन लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें कौन से फैब्रिक्स अवॉइड करनी चाहिए और कौन से पहननी चाहिए? सिंथेटिक तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। एक अभी मार्केट में नया फैब्रिक आया, ब्लेंड, उसे कॉटन ब्लेंड कह के सेल होता है, लेकिन वो प्योर सिंथेटिक होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, प्योर कॉटन अगर आप नहीं भी ले पाए तो कॉटन के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। वॉयल है, कैनवस है, जो खादी है, जिसमें थोड़ा सा थ्रेड मिक्स आता है सिंथेटिक का, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। वो पावरलूम पर बनती है खादी, वो आप ले सकते हैं। लिनन बहुत अच्छा ऑप्शन है, लिनन फैब्रिक्स के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ब्यूटीफुल होता है, और आपको एक लुक भी ओवरऑल बहुत अच्छा देता है। या आप जा सकते हैं चंदेरी के साइड। चंदेरी इज अ वेरी ब्यूटीफुल फैब्रिक। समर, इंडिया के जो स्कॉर्चिंग समर वेदर है उसके लिए सबसे अच्छा फैब्रिक है। एब्सोल्युटली। एक और जो प्रॉब्लम आती है ना, जो भी ट्रेडिशनल हम लोग कपड़े पहनते हैं, प्रधान पहनते हैं, इससे प्रॉब्लम्स आती है कि बड़ा टाइम कंज्यूमिंग सा होता है। हम लोगों ने पता नहीं कैसा, मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने वैसे सोच के बनाया होगा, अच्छा बनाया होगा, लेकिन जैसे लेडीज हैं, साड़ी पहनने होता है तो उस दिन तो बहुत देर लगा देते हैं। ओ माय गॉड, आज तो साड़ी पहनेंगे, ये होगा वो होगा, इट विल टेक टाइम, है ना। और मैं देख भी रहा था कि आपके कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इसको ईज देते हैं और करते हैं। अपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इसको कम किया जाए। मैंने एज अ विमेन, जब बच्चे हुए तब मैंने जो फील किया ना कि साड़ी विल मेक अस लुक अब इन बिगर साइज। राइट, क्यों? एब्सोल्युटली। क्योंकि वी आर वेयरिंग द ट्रेडिशनल पेटीकोट्स, ठीक है, एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ ड्रेपिंग साड़ीज। तो तब हमने इम्प्रोवाइज करके हमने साड़ी शेपर लॉन्च किया था। साड़ी शेपर इज अ प्रोडक्ट दैट इज मेड अप ऑफ कॉटन ओनली, बट इट हैव स्ट्रेच इन इट। इट विल गिव अ शेप टू योर बॉडी, और उससे आपको जो साड़ी नीचे ड्रेप करके उस साड़ी को एक परफेक्ट फिनिश देने का टाइम है वो बच जाता है, क्योंकि वो सारा काम वो कर रहा है। यू जस्ट हैव टू टक इट एंड यू आर रेडी टू गो। उसके अलावा प्री ड्रेप साड़ीज इज अ गुड कॉन्सेप्ट। प्री ड्रेप धोतीज भी आती है अगर आप पहनना चाहें। वेरी नाइस। तो दीज आर ऑप्शंस अवेलेबल। अगर हम चाहें तो हम बिल्कुल उन्हें इजीली कैरी कर सकते हैं, और साड़ी पहनना इज दैट नॉट दैट मच टफ। एब्सोल्युटली। आप हफ्ते में एक दिन पहनेंगे ना, तो 4-5 हफ्तों बाद यू आर प्रो, आप पहन सकते हैं इजीली। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देख भी रहा था कि अभी तो शार्क टैंक में भी एक मैडम आई, वो भी कह रही है हाँ, दैट प्री ड्रेप साड़ी, यस। तो पॉसिबल सब है, व्यक्ति को सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आप चाहें, आप सोच लीजिए बस, पहले आप अपना मन बनाइए कि मेरे को जो है अपने जो भी हमारा ट्रेडिशन है, जो भी कल्चर है, उसको फ्लॉन्ट करना है। बस आप इतना सोच लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन निकलते रहेंगे। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैम, ये तो हो गई एक जो हम बात कर रहे थे, और एक और बात जो हमने ऑलरेडी एक चैलेंज की बात करी कि इंस्टाग्राम भी एक चैलेंज है। इंस्टाग्राम पे लोग एक बार फोटो डाल देते हैं, फिर कहते हैं यार ये वाला कुर्ता या ये वाली साड़ी मैं दोबारा नहीं डालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने देख लिया। ये तो हो गई एक ऐसी चुनौती की जिसके बारे में हम कुछ खास नहीं कर सकते, एक्सटर्नल थ्रेट है। इसके अलावा कॉटन इंडस्ट्रीज या फिर हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, ये और कौन कौन सी चुनौतियों से गुजर रहा है इस समय? सबसे पहली जो सबसे बड़ी चुनौती है वो एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल महंगा आता है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन क्लाइमेट पॉलिसीज, एंड हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है दैट इज नॉट एडिकेट, दैट इज इम्प्रॉपर।
तो उस वजह से वो कॉस्ट बढ़ते जाती है। सेकेंड चैलेंज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है वो लेबर शॉर्टेज का। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। लेबर शॉर्टेज है तो इट इज लीडिंग टू इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लेबर्स। तो ये सारा सबसे बड़ी चीजें ये होती है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आती है। सेकेंड जो हमारा पॉलिसीज है, टैक्स सिस्टम है, दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग दिस इंडस्ट्री वेरी मच। कितना टैक्स लगभग है इस समय हमारे? डिपेंड्स, कुछ गारमेंट्स में 5% है, कुछ में 18% है। वेरी नाइस। ये जो 5% में रह गए, इसका क्या रीजन है? शायद जो रेगुलर वेयर है, इन्होंने कैजुअल वेयर है, कुछ फैब्रिक्स को इन्होंने 5% में डाला है, कुछ एक्सपेंसिव फैब्रिक्स को इन्होंने 18% में डाला है। वेरी। तो मिडिल क्लास के लिए कुछ अच्छा भी है कि 5% टैक्स देके दे कैन अफोर्ड। वेरी वेरी। चलो, जब जीएसटी आया था बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, क्योंकि मैं सीएस हूँ इसलिए ये बात हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। तो जब जीएसटी आ रहा था ना, तो सबने कहा कि भाई आपने तो कहा था वन नेशन वन टैक्स, यानी एक ही रेट सब पे लगाई। फिर आपने दोबारा से क्यों सोचा कि 1% पे भी है, 5 पे भी है, 18 पे भी है, 28 पे भी है, अलग अलग रेट क्यों रखा? तो हमारे दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल और हवाई जहाज पे एक जैसा टैक्स कैसे लगाओ, मेरे को समझ नहीं आया। सो शायद यही रीजन है कि आपके इसके ऊपर 5 और 18 दोनों है। कई इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी है, मतलब जैसे मेडिसिन इंडस्ट्री के बारे में जानता हूँ, ड्रग इंडस्ट्री में 5% की भी दवाइयाँ 18 की भी हैं, 28 की भी है, 12 पे भी है इनफैक्ट। सो वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं किस पे कितना टैक्स है। सो चलिए ठीक है, एटलीस्ट आई लाइक दैट फैक्ट कि कुछ फैब्रिक्स को तो हमारी सरकार ने ये सोचा कि 5 पे रखना चाहिए। जो कैजुअल वेयर में, डेली वेयर में जो आपके फैब्रिक्स यूज आते हैं गारमेंट्स में, वो 5% पर ही है। इसी बहुत जरूरी है। हाँ, वरना आपको तो पता ही है, चाइना धीरे धीरे आ रहा है, सब कुछ वही खा रहा है। तो चाइना से जो कपड़ा आता है उसको आप कितना बड़ा कंपटीटर मानते हैं, और क्या इम्पैक्ट है उसका इस आपकी इंडस्ट्री में? ऑफ कोर्स है सर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगेन वही कॉस्ट की बात आ जाती है। फैब्रिक इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो फैक्टर है कॉस्ट। चाइना से बहुत सस्ता फैब्रिक आता है, उसी की प्रोडक्शन इंडिया में महंगी होती है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल्स, क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, क्रॉप्स खराब हो रही हैं, उस वजह से फैब्रिक रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, यार्न महंगी बन रही है, तो आगे जाके गारमेंट तक महंगा हो जाता है। लेकिन चाइना से सिंथेटिक आ रहा है सारा, दे डोंट डिपेंड ऑन क्लाइमेट फॉर दैट। वो अपनी लैब्स में यार्न तैयार करते हैं, उससे फैब्रिक तैयार करते हैं, तो वो बहुत चीपर ऑप्शन है। तो धीरे धीरे वो काफी ज्यादा ओवरटेक कर रहा है। लेकिन हाँ, उससे कुछ दूसरी तरह की समस्याएं हैं, जैसे स्किन प्रॉब्लम और ये सब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। राइट। अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट देख रहा था कि इंडिया में स्किन प्रॉब्लम जो अपने पीक पे है इस समय। बिल्कुल है सर। राइट। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन मे बी फैब्रिक एक्जिमा एक ऐसी डिजीज है जो पहले रेयर होती थी, बहुत कम, आजकल हर तीसरे पर्सन को, हर तीसरे, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, क्योंकि हमारा क्लाइमेट है, इंडियन क्लाइमेट अलाउ ही नहीं करता कि आप सिंथेटिक कपड़े पहने। राइट। तो हमारा जो, चलिए इसी बात पे एक बात करते हैं कि हमारा जैसे क्लाइमेट है, तो डिफरेंट क्लाइमेट के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन फैब्रिक होता है जो आप अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करती हैं? मोस्ट ऑफ द 8 महीने इंडिया में समर रहती है। मैं नॉर्थ की अगर हम बात करें, बिल्कुल 8 महीने हमारे पास गर्मी रहती है, तो आपको गर्मी में वायल, कॉटन या फिर लिनन पर जाना चाहिए। और विंटर्स भी आती है, तो जब हम लेयरिंग करते हैं तो मेक श्योर कि जो बेस लेयर है आपका, जो स्किन को टच कर रहा है, दैट शुड बी कॉटन। राइट। और क्योंकि हम साल में 8 महीने तो लगभग कॉटन का इस्तेमाल करते ही हैं, तो अचानक जब हम वुलन पे जाते भी हैं और अगर हम बेस लेयर को इग्नोर करते हैं तो फिर हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी उसको अडेप्ट नहीं कर पाती। They were not used to of using all this. So एक चीज है, जैसे आपसे बात में मेरे को समझ आई कि जो भी किसानों की समस्याएं हैं उससे हमारी इंडस्ट्री की समस्याएं भी बहुत जुड़ी हुई है। Of course, हाँ। अगर किसान टाइम पे फैब्रिक नहीं उगा पाता या उसकी फसल नहीं उगती, राइट, तो सरकार की क्या नीतियां रहती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की? और ऑब्वियसली किसानी की साथ ही जुड़ गई जब टेक्सटाइल की प्रॉब्लम तो सब मिली हुई है, तो सरकार की तरफ से क्या आपको लग रहा है कि रोल है, और क्या और रोल की उम्मीद है कि आने वाले समय में हो तो और बेटर है? अभी तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ से कुछ भी किया जा रहा है इस बारे में, क्योंकि जूट अगर आपको पता हो तो सिर्फ इंडिया में बनता है जूट, ठीक है, वो भी डिक्लाइनिंग पर है। अगेन द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस,
तो सरकार को सब्सिडीज जो है वो इन जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर्स, जो जूट प्रोड्यूस कर रहा है, जो कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, उनको सब्सिडीज पर ज्यादा जोर देना चाहिए, ताकि उन्हें एक सपोर्ट मिले कि कल को अगर फसल खराब भी होती है तो दे हैव बैक सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। राइट। और इनफैक्ट मेरे को लग रहा है कि शायद अभी हम लोग इतना एंकरेज भी नहीं करते फार्मर्स को कि वो कपड़े की तरफ जाए, है ना। ज्यादातर फार्मर्स जो हैं, जब भी हम किसानी की बात करते हैं, वो यही कहते हैं सब्जी कौन सी और दाल कौन सी, धान कौन सा। कपड़े के किसान बहुत कम है मेरे ख्याल से। बिल्कुल है, वो सिर्फ इधर नॉर्थ में है या कुछ आसाम में उगती है, कुछ आसाम में कॉटन। एब्सोल्युटली। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है हमारे लिए, बिल्कुल कि अभी बहुत कम लोग कपड़े को उगा रहे हैं। इसीलिए शायद सिंथेटिक इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो कर रही है ना, क्योंकि कपड़े की शॉर्टेज तो है ही है, शॉर्टेज है और किसान उगाना भी नहीं चाहता, तो फिर वो, जबकि मुझे लगता है कि ये ज्यादा कैश रिच प्रोडक्ट है ना। अगर देखा जाए तो सब्जी का क्या है कि अगर 2 दिन नहीं बिकी तो वो खराब हो जाती है, पेरिशेबल नहीं है ना। अगर आप कॉटन उगा रहे हो, इट इज नॉट अ पेरिशेबल प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली। आपने कॉटन उगा लिया तो वो तो आप काफी समय तक इस्तेमाल कर ही सकते हैं, राइट। सो ये मेरे को लगता है एजुकेशन की कमी है, कम से कम गवर्नमेंट को इस तरफ एजुकेट तो जरूर करना चाहिए किसानों को। वी आर लिविंग दैट पॉइंट, क्योंकि इस इंडस्ट्री में पता है अंकित जी, स्किल्ड और प्रोफेशनल्स नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जनरेशन से चली आ रही है, तो वही लोग है, आज पापा बैठे हैं फैक्ट्री में, फिर उनका बेटा, फिर वो जो उन्होंने पापा से सीखा वो उन्होंने अप्लाई किया। तो एक प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और स्किल्ड लेबर्स इसकी रिक्वायरमेंट, तो शायद कुछ अच्छा हम अचीव कर पाए इस इंडस्ट्री में। राइट। सो स्किल्ड लेबर की इसमें बहुत कमी है, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इवन हम भी देखते हैं, जैसे गांव देहात में कहीं जाते हैं तो कुछ ही कारीगर होते हैं जो शॉल्स बनाते हैं, वो बनाते हैं। जबकि जैसे मैं अभी लास्ट टाइम जम्मू गया था, जम्मू गया हूँ मैं, कुल्लू गया था। सो मैंने देखा कि वहां पे हालांकि इतनी मशहूर है वहां की शॉल्स कुल्लू की, लेकिन एक ही फैक्ट्री है, सिर्फ वही बना रहे हैं, बाकी जगह नहीं बन पा रही। जबकि देखा जाए तो भाई सारा रॉ मटेरियल वहीं उगता है, और वो चाहे तो सीख सकते हैं बाकी लोग, लेकिन बाकी लोग नहीं सीखना चाह रहे। वो कुछ ही उनके पास कारीगर हैं, और शायद इसीलिए वो महंगी भी है। अगर वो लास्ट उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती होती तो शायद उसके रेट भी कम हो जाते। लेकिन क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो फिर कम बनती हैं, और कम बनती हैं तो फिर उसके चार्जेस ऑब्वियसली ये ज्यादा हो ही जाते। कुछ लोग काम करते हैं, और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। जब हाथ से कोई चीज बनती है तो वो ऑलरेडी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। राइट। बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये तो होगी बात कपड़े की, है ना। हम कहते हैं कपड़े एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। एक और नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, वो पैसा, है ना, यानी रोटी, जिसको लोग कहते हैं कि रोटी आएगी तो काम चलेगा ना, तो जीने के लिए। तो मैडम, आपके हिसाब से स्कोप कितना है इसमें, अगर कोई व्यक्ति इसको एज अ प्रोफेशन आगे परस्यू करना चाहता है और वो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो उसमें कितना स्कोप है आपके हिसाब से? स्कोप, जैसे स्टार्टिंग में ही आपने कहा था, रोटी और कपड़ा दो ही चीजें हैं जो थ्राइविंग है, ठीक है। तो कपड़े की डिमांड खत्म नहीं होगी तो स्कोप भी इसका खत्म नहीं होगा। राइट। बस आपको जो सोचना है, जो नए लोग आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, एक तो उन्हें इस मोटिव से आना चाहिए कि दे वांट टू सर्व दिस इंडस्ट्री। सिर्फ पैसा कमाने के माध्यम से अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो फिर वही हो गया कि हमने पावर लूम्स लगा ली, सिंथेटिक प्रोडक्शन। अगर हम सस्टेनेबल तरीकों से अगर इसमें चलते जाएं तो इट्स अ वेरी थ्राइविंग इंडस्ट्री, बहुत अच्छा स्कोप है। यू कैन मेक जनरेशनल वेल्थ इन दिस। एब्सोल्युटली, काफी अच्छा पैसा आप इसमें कमा सकते हैं धीरे-धीरे। राइट। किस तरह के जो मतलब फैब्रिक्स हैं जिसके अंदर काम करके आप जल्दी पैसा कमा सकते हैं? जल्दी पैसा जैसी कोई चीज नहीं होती अंकित जी। बट हाँ, मतलब अगर आप बेड लिनन के साइड जाएं, इट इज वेरी डिमांडिंग प्रोडक्ट। ओके। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बनने वाला प्रोडक्ट होता है बेड लिनन। राइट। क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल्स में, हमारे डोमेस्टिक में, इवन एक्सपोर्ट में भी काफी जाता है बेड लिनन। तो इट्स अ वेरी थ्राइविंग इंडस्ट्री। उसमें स्ट्रगल कम है। अगर आप उसकी इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको जल्दी डिमांड आ सकती है, क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ जगहों पे यूज होती है। हेल्थ केयर में यूज हो रही है, एवरीवेयर इट इज यूजिंग बाय एवरी इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी और सब में हो रही है। सो इट्स गुड। तो बिल्कुल ठीक है, आप वहां से बंदा स्टार्ट करे तो बढ़िया कर सकते हैं। राइट। अच्छा मैडम, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है हमारे क्लोथिंग के ऊपर आपके हिसाब से? सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हम भी अब जब रील स्क्रॉल करते हैं तो हमने देखा एक मॉडल ने कुछ पहना है, इट इज लुकिंग वेरी गुड ऑन हर, तो हमें इम्पल्सनेस आ जाती है कि हमें भी वो लेना है। राइट। बट एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब मेरा ये टेक है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हम सब फॉलो करते हैं, जो वो कहते हैं वो यूथ सुनता है।
तो उन्हें इस पर टेक लेना चाहिए कि दे शुड प्रमोट ऐसे प्रोडक्ट्स जो मतलब जरूरी है और जिनकी रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, दे Right. शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अदरवाइज सोशल मीडिया हैव वेरी 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 मच इम्पैक्ट ऑन आवर ब्रेन्स एंड आवर लाइफ. राइट. एक नया सा ट्रेंड है, मतलब आई डोंट नो, मतलब आपने तो खैर ऑब्वियसली ऑब्जर्व किया ही होगा, बट मैं धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो भी नए ब्रांड्स हैं जो भी नई धीरे धीरे चल रहे हैं, सो इंडिया में एक नई चीज चली, टी शर्ट ब्रांडिंग. सो टी शर्ट्स जो है, पता नहीं अचानक से ऐसे है कि हर बंदा जो है वो कह रहे मैं ऑनलाइन टी शर्ट्स बेचता हूँ. सो ये एबनॉर्मल सी डिमांड कहाँ से आ गई एकदम से? मैं बताती हूँ, ये हमने पहले भी बात की थी कि सबको यूनिक चाहिए. राइट. ठीक है, आपके दिमाग में एक पैटर्न है, एक डिजाइन है, तो जो टी शर्ट वाला है ना, वो प्रिंटिंग कर देगा आपका डिजाइन आपके टी शर्ट पर. राइट. इट्स कॉल्ड प्रिंट ऑन डिमांड, इसे हम कहते हैं. तो और टी शर्ट एक ऐसी चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत रहती है यूथ में, इवन सबको रहती है, हम सब पहनते हैं. और यूनिक बनने के लिए वो प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस बहुत बूम कर रहा है. राइट राइट राइट. क्योंकि वो जो आपने बनाया वो कोई और पहना हुआ नहीं दिखेगा, तो यू आर यूनिक. दैट्स व्हाई इट इज थ्राइविंग इंडस्ट्री, टी शर्ट बिजनेस. एब्सोल्युटली. और मैं देख भी रहा था कि कई सारे नए नए ब्रांड्स हैं, उन्होंने सिर्फ टी शर्ट से अपना बिजनेस चला रहे हैं. और इवन छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांड्स इस समय इंस्टाग्राम पे, ऑल आर जस्ट प्रमोटिंग देयर टी शर्ट्स, दैट्स इट. और कुछ भी उनके लाइनअप में नहीं है, वो बस टी शर्ट्स बना रहे हैं, टी शर्ट्स बेच रहे हैं, एवरीथिंग लाइक दैट. सो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है पिछले 5-7 साल में अब सारी क्रिएटिविटी सिर्फ टी शर्ट्स में सीमित हो गई है. इसका एक बड़ा रीजन है कोरिया. जो कोरियन फैशन है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया में. Okay. और कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे टी शर्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है. आपने अगर देखे होंगे तो कोरियन जो क्लोथिंग होती है वो ओवरसाइज्ड होती है. तो उसका इन्फ्लुएंस इंडिया में आया, और सिर्फ टी शर्ट ही ऐसी चीज है जो आप ओवरसाइज में पहन सकते हैं. यू कैन नॉट वेयर ए ओवरसाइज ब्लाउज और ओवरसाइज कुर्ता और ओवरसाइज शर्ट. राइट. तो दैट टी शर्ट ही आप ओवरसाइज पहन सकते हो. तो आप लार्ज से एक्सेल, डबल एक्सेल होते रहेंगे तो टी शर्ट वही रहेगी. एग्जैक्टली. राइट. सस्टेनेबल है. वेरी नाइस. यू नो, मेरे को भी 8-10 साल पुरानी अगर कोई चीज है ना जो आज भी आती है, तो सिर्फ शॉल आती है. वो मेरे को नहीं लेनी पड़ी, वो एज इट इज आ जाती है. राइट. बाकी सब चीजें चेंज होती रहती है. टी शर्ट्स को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं. वेरी नाइस. ये बहुत अच्छा पॉइंट मैम ने मेरे को अभी बताया कि व्हाई वन गो फॉर टी शर्ट. यस. वेरी नाइस. तो एक बार बड़ी ले लो. सो इट इज फैशनेबल टू, और अगर आपका साइज बढ़ता है यू कैन फिट इनटू. राइट राइट. और आप घर वालों को कह भी सकते हो मेरा साइज कहाँ बढ़ रहा है, इसी टी शर्ट में पूरा आ रहा हूँ मैं. दैट्स ट्रू. वेरी नाइस. और क्या क्या चीजें होती है जिसका मैम हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एक नया क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करें या इस बिजनेस में? सबसे पहले तो मार्केट फिट प्रोडक्ट आपके पास हो. आपके दिमाग में एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी डिमांड लॉन्ग, एक फास्ट फैशन एक चीज होती है जी. तो मैं आने वाली जनरेशन को रिक्वेस्ट करती हूँ कि फास्ट फैशन में कभी नहीं जाएं. राइट. क्योंकि जितना जल्दी फैशन आता है उतना जल्दी वो डिक्लाइनिंग पर आता है. फिर आपके पास स्टॉक रह जाएगा. अगेन देयर इज नो यूज ऑफ दैट स्टॉक. एब्सोल्युटली. तो एक मार्केट फिट प्रोडक्ट होना चाहिए. जैसे हम टी शर्ट की बात करें, इसकी डिमांड हमेशा रहेगी, हम हमेशा पहनेंगे टी शर्ट्स. ठीक है. और सेकंड जो ध्यान रखना चाहिए वो आपको अपनी नीश, एक नीश होनी चाहिए. एक प्रोडक्ट आपका कोर प्रोडक्ट होना चाहिए. जरूरी नहीं है आपके 40-50 आप एसक्यू लॉन्च करें एक साथ. 1, 2, 3 से स्टार्ट करें, लेकिन यू शुड बी मास्टर ऑफ दैट. राइट. सो आपको यूनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए जो अभी आए और अब चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा. एब्सोल्युटली. ये बहुत ही जरूरी बात है कि ये जो डेड स्टॉक की आपने बात कही, ये कई सारी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ा पॉइंट है. राइट. जैसे हम देखते हैं कई बार इंडस्ट्रीज इस डेड स्टॉक की वजह से बंद हो जाती हैं. राइट राइट राइट. जैसे शूज है, और जैसे नाइक वगैरह है, अपने शूज के कैटलॉग्स लगातार बदलते रहते हैं. तो पुराना स्टॉक जिन डीलर्स का पड़ा रहता है वो कई बार बहुत ही डर्ट प्राइसेस पे मार्केट में चले जाते हैं, जबकि वो अच्छा जूता होता है. बिल्कुल. लेकिन चेंज इन फैशन की वजह से उसकी डिमांड ना के बराबर रह जाती है. और इवन नाइक भी उसको अपनी वेबसाइट से हटा देता है, तो फिर उसकी डिमांड और गिर जाती है. कई लोग उस जेन्युइन जूते को जेन्युइन मानते ही नहीं, कहते तो साइट पे लिस्टेड ही नहीं है. क्या भाई, वो अब उन्होंने चेंज कर दी कैटलॉग तो क्या करे. सो इस वजह से भी जल्दी जल्दी उनकी रेट्स गिर जाते हैं. राइट राइट. सो यही प्रॉब्लम क्लोथिंग में भी है. तो आप जब भी अपना ब्रांड लॉन्च करें, हमेशा कोशिश करें वो प्रोडक्ट लें जो जल्दी बिकता हो. जल्दी बिकता और लॉन्ग रन तक बिकेगा, जो लॉन्ग रन तक बिकता रहे. तो आपको बार बार उसके ऊपर इनोवेशन ना करनी पड़े. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी नाइस. अच्छा मैम, भारतीय जो भी हमारे ट्रेडिशनल क्लोथिंग स्टाइल है, इसको प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने आप से शुरू करना चाहिए.
जैसे जी। हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि पहनो, हम खुद पहनेंगे राइट। तभी हमारे बच्चे देखेंगे, दे विल अडेप्ट दैट। और जी। उसके अलावा ये गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे लगते, जैसे भी सूरजकुंड में मेला लगा था, अगर आप में से कोई गए हो तो वहाँ सारा हैंडलूम का था। वेरी नाइस, बहुत वेरी अच्छी नाइस। स्टॉल्स थी, जो अलग अलग देशों से आए थे, उन्होंने अपना हैंडलूम लगाया था, अपने ट्रेडिशनल परिधान वहाँ लगाए थे। तो इस तरह से भी हम अपने ट्रेडिशनल परिधानों को प्रमोट कर प्रमोट कर सकते सकते हैं। हैं, राइट। एंड थ्रू सोशल मीडिया, जो मैं बता रही हूँ, इन्फ्लुएंसर्स पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, क्योंकि यूथ उन्हें फॉलो करता है, राइट। तो दे शुड सो प्रमोट बहुत एटलीस्ट। सारे ऐसे मैं देखता भी हूँ, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे कि एक मैं देख रहा था कि वो कहते हैं धोती पहननी चाहिए, हाँ तो मॉल में धोती डाल के जा रहे थे लोग, तो लिटरली हंस रहे थे उनके ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल, सो जब तक हमें ये सोचते रहेंगे तो वो आगे प्रमोट हो नहीं पाएगा। क्योंकि वो अकेला पहन के घूम रहा है तो सब हंस रहे हैं, आज 10 लोग हम पहन के घूमेंगे, नोबडी विल लाफ। राइट, राइट, राइट। तो बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो हमारे, जैसे हम सब जानते हैं किसानों को इतनी समस्या है, वो है भारत ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा तरीके का कपड़ा उगाया जाता है, राइट। जैसे कि मैम ने बताया चाइना वाले तो लैब में बनाते हैं कपड़े, तो भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा तरीके के कपड़े उगाए जाते हैं। तो अगर हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा कपड़ा उगाने लगे तो ये जो बार बार उन्हें धरने में बैठना पड़ता है ना, वो नहीं बैठना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी जरूरी चीज ये है कि हम सब मिलके प्रमोट करें भारतीय कपड़े को, और कोशिश करें कि जहां तक हो सके सिर्फ और सिर्फ भारतीय कपड़ा तो इस्तेमाल करिए ही। एटलीस्ट हाँ, अगर आप ड्रेस भारतीय नहीं भी बनवाना चाहते तो भी कम से कम फैब्रिक तो वही इस्तेमाल करें जो हैंड वीवन होगा और जो भारत में बना हो। इसके फायदे ही फायदे हैं, हमारी खुद की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी। जैसा कि कुछ लोग आजकल मैम डोनाल्ड ट्रम्प को बिल्कुल विलेन मान रहे हैं, कह रहे हैं यार सारी अर्थव्यवस्थाएं हिला दी उन्होंने। लेकिन मैं एक बात देखता हूँ कि यार बंदा ना है बिल्कुल सही। देखो अपने देश को प्रमोट करने में कुछ गलती है क्या? नहीं, मतलब वो कह रहा है भाई आप जो भी करो ना अमेरिका के हित के लिए करो, जो हमारे हित में नहीं है हम उसके नहीं हित करें। में नहीं है। सो इट्स सो गुड। हमें भी ये बात सोचनी चाहिए कि जो चीज हमारे देश के हित में हमें पहले वो लेनी चाहिए, है ना। बिल्कुल, हमें भी आप उतना ही रिजिड होना है अपनी हमें भी चीजों उतना ही पे। रिजिड होना हाँ चाहिए एक्चुअली, बिल्कुल, ठीक है ना। हम कह रहे हैं बताओ डोनाल्ड ने ट्रम्प ने क्या किया, वो 5-6 स्कीमें बंद कर दी जिस वजह से पैसा आना बंद हो गया। अरे भैया वो तो कल भी बंद होनी थी, आज भी होनी थी। आप तो पैसा खुद बनाओ ना, है ना। आप ये क्यों सोचते हो कि वहां से एड आएगा तो हम उस एड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब अपने भारतीय कपड़े को प्रमोट करें ताकि हमारे देश की ही अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो, किसानों की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो, बिल्कुल, किसानों के पास पैसा आए, है ना, और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे। ये बहुत एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, जरूरी है। राइट, ताकि हम लॉन्ग टर्म में ही चलते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैम, तो इसको खत्म करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कोई मैसेज देना चाहती है हमारी सारी यूथ को कि किस तरीके के कपड़ों की तरफ उन्हें जाना चाहिए, किस तरह के कपड़ों को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, कि आपको कहना चाहिए कल से ये तो पहनना ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपको पसंद है वो पहने, लेकिन चूज इट वाइजली। राइट। आज किसी ने पहन लिया, मार्केट में दिख गया, डोंट बाय इम्पल्स बाइंग जो होती है वो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी चाहिए। यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग एनीथिंग। राइट। फर्स्ट तो ये, और सेकंड ऑलवेज चूज मटेरियल दैट सूट्स योर स्किन, सूट्स योर बॉडी। हर बॉडी टाइप के लिए एक अलग फैब्रिक होता है। इफ यू आर लीन इनफ यू कैन गो विद ऑर्गेन्जा, लेकिन इफ यू आर इन टुवर्ड्स अ हैवियर साइड ना, यू शुड चूज अ फैब्रिक दैट विल लुक गुड ऑन योर बॉडी। राइट। तो अंधाधुंध फैशन फॉलो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एंड चूज वाइजली द फैब्रिक दैट सूट्स योर स्टाइल, योर बॉडी एंड योर स्किन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये मैम ने बहुत अच्छी बात कही। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मेरी बॉडी टाइप क्या है ना। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक इन्फ्लुएंसर ने पहना हुआ था अच्छा लगेगा ऐसे वैसे। तो एक मैं बड़ा फिल्मों को ना बड़ा फॉलो करता हूँ, मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। अब थोड़ा कम देख पाता हूँ फिल्में, पहले बहुत देखता था। तो एक चीज जो बड़ी चल गई थी ना अचानक 90s में, वो थी ओवर साइज स्वेटर्स जो ऋषि कपूर जी पहनते थे। तो एवरीवन स्टार्ट कॉपिंग इट। तो देखिए उन्होंने ऐसे एग्जांपल सेट किया कि अगर आप मोटे भी है ना, तो आप अगर सही अच्छी फैशन सेंस रखेंगे ना तो किसी को पता नहीं लगेगा आप मोटे, आप स्मार्ट दिखते रहेंगे। सो उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा। और देखा जाए कपूर फैमिली में ना पहले सब श्रिंक्ड थे, फिर धीरे धीरे सब फैल गए, लेकिन फैले सब तब जब उन्होंने काम वाम बंद कर दिया रिटायरमेंट की एज में। तो ऋषि कपूर जी अकेले ऐसे थे जो काम कर रहे थे उससे पहले ही मोटे हो गए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम उसको कवर कर लेते हैं। दैट्स वेरी। एक और इम्पल्सिव बाइंग करना, मैडम एक एग्जांपल है मेरे पास, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा होता है नहीं होता।
तो जब हम शादियों में शेरवानियां खरीदते हैं ना मैडम, उसका क्या कर सकते हैं? इस हम खरीद लेते हैं और उसके बाद तो इस्तेमाल ही नहीं होती वो। तो इसके लिए मैं एक ऑप्शन चलता है अंकित जी, जो रेंटेड मिलती है, तो मैं उसको थोड़ा कम प्रमोट करना चाहती हूँ, रेंट वाली शेरवानियों को भी। लेकिन हमारे परिवार में जिसने पहनी है, हम दोबारा उसे यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा उसका स्टाइल चेंज करें, तो उसको कुछ रिपर्पस कर सकते हैं रीपर्पस या करके उसको हम हम, पहन सकते हैं। राइट। बिल्कुल। तो ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि जो पुराने लहंगे हैं, जो साड़ी है, या जो हमने एक आधी बार सिर्फ वहां पहनी है ये शादियों पे, सो उसकी भी रीपर्पसिंग के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? क्या हम उसको कर पाते हैं रीडिजाइनिंग? बिल्कुल बिल्कुल कर पाते हैं। आप अपनी मदर इन लॉ की या मदर की हैवी साड़ियों से आप लहंगा बनवा सकते हैं, आप Very गाउन nice. बनवा सकते हैं, वेरी नाइस। ठीक है। शेरवानियां हैं, आपके ब्रदर ने अपनी शादी में पहनी, जस्ट उसमें कुछ न्यू एलिमेंट्स ऐड करके, एक न्यू दुपट्टा ऐड करके, कुछ कलर चेंज करके, यू कैन वेयर इट अगेन। और कुछ इतने टैलेंटेड हमारे पास डिजाइनर है, दे विल मेक अ कंप्लीटली न्यू आउटफिट फ्रॉम योर ओल्ड आउटफिट। राइट राइट। तो हमें रीपर्पस तो के बारे में एक छोटी सोचना सी प्रॉब्लम चाहिए। आती है उसमें ना, बताइए। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हम्म। कई बार ना वो रीडिजाइनिंग का खर्चा इतना होता है जितने में नहीं आ जाती है। लेकिन उतना खर्चा नहीं आता है अंकित जी। अच्छा, आप उतना एक नहीं। नई शेरवानी लेने जाएंगे, हाँ। आपने जरदोजी वर्क किया, आपने शेरवानी चूज की, कितने की आएगी? आई गेस, मतलब देखो मेरे को ऐसे ना वर्क के बारे में तो कम नॉलेज है, बट मेरे को ये याद है कि मतलब जब मैंने अपनी शादी में ली थी वो 20,000 की आई थी। आपकी शादी कितने साल पहले? तो अब आज बहुत हो उसका गया। जस्ट इन्फ्लेशन भी लेके चले तो 40,000 उसका होगी मान लो। बिल्कुल होगी 40,000 खर्चा नहीं आएगा ना रिपर्पस करवाने में, मे बी। नहीं आएगा। हार्डली 4 या हाँ। 5,000 खर्चे में आप अपने पुराने आउटफिट को नया लुक दे सकते नया हैं। लुक दे सकते, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मैं तो खैर ये कहना चाहता था कि आप तब भी इम्पल्स बाइंग को थोड़ा अवॉइड करें। बिल्कुल शेरवानी करना ऐसी चाहिए। लें जो आपको लगे कि मैं दोबारा भी डाल सकता हूँ। हाँ, शादी के लहंगे हैं, शादी के लहंगे मतलब है। दे आर जस्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2-2, 3-3, 4-4 लाख के लहंगे सिर्फ क्यों? क्योंकि मनीष मल्होत्रा ने लॉन्च किया, हाँ, वो हमें मिल रहा है 2 लाख में, तो हम ले लेते हैं, राइट दोबारा राइट। नहीं पहनोगे दोबारा आप नहीं उसे। पहन पाएंगे, राइट। उसके मुकाबले अगर हमने थोड़ा ठीक ठाक सा ले लिया होता हाँ, तो हम शायद उसको दोबारा पहन भी पहन लेते, लिए, एग्जैक्टली। क्योंकि नहीं तो हमें ऐसा लगेगा यार दुल्हन से ज्यादा भारी तो इसने पहन रखा है। एग्जैक्टली। राइट राइट राइट। सो हमें जैसे कि मैम ने भी कहा इम्पल्सिव बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, कपड़े वही लेने चाहिए जो आप और आगे तक यूज कर सके। तो पैसा मत सोचिए कि बस एक बार के लिए लिया है, ऐसा लीजिए जो हमेशा मिक्स एंड मैच करके बिल्कुल। बार बार इस्तेमाल किया जा सकता हो और उसको ज्यादा से ज्यादा चलाया जा सकता हो, राइट। और मैं इस मामले में लेडीज वेयर में साड़ीज की बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ। ये सिर्फ एक इकलौता ऐसा परिधान है, आप इसका स्टाइल चेंज करके मल्टीपल स्टाइल्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग ब्लाउजेस के साथ पहन के अलग अलग स्टाइल बना सकते हो, साड़ी से आप स्कर्ट बना के पहन, मतलब यू कैन यूज बी एज मच क्रिएटिव एज यू और वो कैन। छोटी भी नहीं होती। यू ऑलवेज फिट इन इट, राइट। सो वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ऑब्वियसली ये देखिए ये हमारे ना जो इंडियन कल्चर है, अगर आप देखें ना, हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन हम लोगों ने धीरे 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 खराब कर दिया। ठीक है ना, वो लोग धोती पहनते थे तो धोती कभी छोटी नहीं होती, जो तो वही साइज की आती है ना, आप कितने भी मोटे हो गए पतले हो गए आपके चलती रहती। साड़ियां होती हैं ये कभी छोटी नहीं होती। शॉल्स हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमेशा आपकी लॉन्ग रन में चलती रहेंगी। आपको काफी रियलाइज ही नहीं होगा कि यार ये तो इतने साल से मेरे पास है और ऐसे चल रही है, एंड इट मतलब बिल्कुल नई सी रहती है। इनफैक्ट होम वीमेन के लिए मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरी वाइफ ही कभी भी हैरान हो जाती है, ऐसा वो है। तो मेरी जो नानी जी थी ना, उन्होंने मेरे लिए एक स्वेटर बनाया था। सो वो स्वेटर क्या था कि हमारे स्कूल की ना तब नई नई ड्रेस चेंज हुई थी, और स्कूल में तो स्वेटर आपको पता है कितने बेकार से मिलते हैं, बिल्कुल पतले पतले से होते हैं किसी काम। अब तो बेटर हो गया, हमारे टाइम पे नहीं होता था। सो वो ना मैचिंग कलर की ऊन कहीं से ढूंढ लाई और उन्होंने उसका स्वेटर बना दिया। सो मैम मेरी स्कूलिंग खत्म हुए 2 डिकेड से ज्यादा हो गया, एंड ट्रस्ट मी मेरे को स्वेटर अभी पूरा आता है। और ना सिर्फ वो पूरा आता है, वो इतना बढ़िया क्वालिटी कंडीशन में अभी तक कि मेरे को विश्वास नहीं होता कि किसी चीज की इतनी लाइफ हो सकती है, क्या लगता ही नहीं कि इसको फेंक देना चाहिए। सेम हैपेंस विद हैंडलूम। सेम हैपेंस विद हैंडलूम्स। कई चीजों की इतनी अच्छी कंडीशनिंग में वो रहती है कि मतलब वो कुछ चीजें होती है ना, वो कहते हैं कि आपका मन भर जाएगा ना तो ही आप फेंकोगे, वरना वो खुद तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना। सो ये हमारी जो इंडियन फैब्रिक्स हैं, जो इंडियन हैंडलूम्स हैं, इनकी खासियत कि वो ऊन भी इतनी अच्छी क्वालिटी की थी कि वो कभी नहीं घिसी। और वो मतलब पानीपत से कहीं से लाई थी, मेरे को अभी एग्जैक्टली तो नहीं याद, काफी पुरानी बात है, 2 डिकेड पुरानी बात है, बट वो इतनी अच्छी कंडीशन में है। मैंने उसके बाद कई सारे मोंटी कार्लो के स्वेटर भी
खराब कर दिया है, बट वो मैं चाह के भी नहीं खराब कर पा रहा। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि बस ये लास्ट सीजन है, ये लास्ट सीजन है। फिर जब सीजन के बाद में कपड़े समेट रहा हूँ, कहते हैं चल साफ सुथरा रख ही एंड लेते दैट मस्ट बी हैं। वार्म टू। हाँ, बहुत अच्छी हाँ। क्वालिटी का और बहुत बढ़िया चीज है। लाइक सो ना, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर एंड इंडियन टेक्सटाइल। एब्सोल्युटली। तो हम इसी तरह की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म में चलती रहे, और मे बी जनरेशन टू जनरेशन। कई साड़ियां तो मैंने देखा है कि जनरेशन टू जनरेशन पास हो जाती है, इतनी अच्छी क्वालिटी की। अभी जो लेटेस्ट नए डिजाइनर्स आ रहे हैं अंकित जी, दे आर स्टडिंग दिस कल्चर। तो उन्होंने शायद इससे भाप लिया है कि लोग क्यों दूर भाग रहे हैं, तो दे आर मिक्स मैचिंग। जैसे बनारसी साड़ी, जो वाराणसी की बनारसी साड़ी है, उस पर राजस्थानी गठचोला और बांधनी बना दी। जैसे मैंने ये पहना है, दिस इज चंदेरी फ्रॉम एमपी, और इस पर काथा वर्क है जो गुजरात का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट्स के इनकॉर्पोरेट करके, तो शायद ये एक नया स्टाइल जनरेट करने की ट्राई कर रहे हैं डिजाइनर्स भी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट अगर आप देखें ना, जो विदेशों में जो फैशन है वो मोर एंड लेस जो है लिमिटेड है किस चीज पे, कि भाई वो फैब्रिक को ऐसे आड़ा टेढ़ा सिल देंगे, समथिंग लाइक दैट। या फिर प्रिंट, जैसे कि हमने कहा टी शर्ट्स का एकदम से क्यों ट्रेंड है कि उसमें प्रिंट आप जितने बड़ी तरह का डाल सकते हैं। लेकिन ये जो अलग अलग तरह का कढ़ाई है, ये जो हाथ की बनावट है, ये सिर्फ भारत में पाई जाती है। बिल्कुल। और ये एक्सक्लूसिव काम कराने के लिए वो भी अब धीरे धीरे इंडिया आने लग गए हैं, और वो भी ये कहते हैं नहीं यहाँ से सीख के जाओ कि ये वाली एम्ब्रॉयडरी कैसे हुई, वो वाली कैसे हुई। और मैं तो कभी भी हैरान हो, इतनी तरह की एम्ब्रॉयडरीज है हमारे यहाँ पे कि हम गेस भी नहीं कर पाते कि यार ये काम ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। सो अब ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम इन चीजों को प्रमोट नहीं कर रहे। हम जो है शॉर्टकट्स अपना रहे हैं कि यार प्रिंट कर दे, यार इस तरह का डिजाइन प्रिंट कर दे, जबकि उस तरह का डिजाइन कई बार लोग हाथ से बना देते हैं। जो हाथ से बनाते हैं तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। प्रिंट की तो एक लाइफ आएगा 2 साल 3 साल में मैक्सिमम वो निकल जाता है, लेकिन जब हाथ से कोई चीज बनी हुई होती है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि अब ये बदल देना चाहिए या यू शुड चेंज लाइक दैट। वेरी नाइस। और जो छोटे बच्चे हैं उनके कपड़ों में तो बहुत खास तौर पे बहुत जरूरी है कि वो सस्टेनेबल हो, क्योंकि उस बच्चे ने तो कुछ ही दिन डालना है ना। उसके बाद तो वो शायद उसके ब्रदर सिस्टर को चाहिए होगा, तो 2 साल संभालोगे तो खराब हो जाएगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको आगे किसी को दे दो, आपको फेंकना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। राइट। सो अगर हम अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो मे बी शायद वो दोबारा यूज हो भी जाए, नहीं तो यूज हो नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे ने तो 2 महीने के बाद फेंक ही देना है। वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसकी तो उसको आएगा ही नहीं वो। बहुत बढ़िया, ये मैम आपने बहुत बढ़िया बताया। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए और इतनी वास्ट नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर करी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा है कि हम लोग खुद कभी कभी रियलाइज नहीं कर पाते। राइट। सो थैंक यू वेरी मच। और आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हम सब ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे भारतीय प्रधान है इसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। और जैसे कि मैम ने कहा कि कम से कम हफ्ते में एक दिन तो जरूर पहना करें। बहुत बढ़िया, हम इस मूवमेंट को और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और मे बी शायद हम यहाँ पे हैशटैग डालेंगे, हमारा एडिटर बताएगा कि वो हैशटैग क्या होगा। सो आप सब कमेंट में जरूर डालिए कि हम इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और आप वो कौन सा दिन है जिस दिन इंडियन हैंडलूम्स को पहनते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच।